हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही क्लास 12th आप लोगों से। नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट, है ना। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। कई बच्चों के कमेंट भी मिले कि सर नए लेक्चर कब आ रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करें सॉलिड स्टेट टॉपिक। सॉलिड स्टेट टॉपिक में जब लेके चलेंगे तो सबसे पहली बात जो हमको बोलनी है वो ये होगी कि व्हाट इज द सॉलिड। तो अब सॉलिड के टाइप में तो तुरंत ही बोल सकते हो ना भाई, जिसका डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस कम होंगे, रिजिड होगा, नॉन कंप्रेसिबल होगा। ये सारी प्रॉपर्टी जिसके पास होगी आप उसे क्या बोलोगे, सॉलिड बोलोगे। ठीक है, हमें इस यूनिट में सबसे पहले डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में बच्चों। पहला हमारा हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। द फर्स्ट वन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज व्हाट, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अभी क्या बात कर रहे हो आप, क्या जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो हमको बोलना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, which have a regular pattern of the molecule in the 3-dimensional structure, ठीक है ना, which have the long range order of the molecule, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगी उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। क्या क्या होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना, डेफिनेट ज्योमेट्री, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द रेगुलर पैकिंग इन द 3-dimensional एरिया। ठीक है, जितना भी स्पेस है उसमें इनका जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में होता है, तब आप इनको बोल रहे हो क्रिस्टलाइन। आप इनको बोलते हो दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जिसके पास ये दोनों नहीं होगा, नाइदर हैव रेगुलर ज्योमेट्री नॉर हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब इनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इसलिए हम लोग बात करते हैं कि इसे क्या बोल देंगे, अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। अभी बात आ रही है क्या लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें सेट करके लेके चलना है। तो मान लो ये हमारे पास हो गया, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे क्या बनाते हैं, ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए। क्या दिख रहा है तुमको, बी चारों तरफ ए से सराउंड है और ए चारों तरफ बी से सराउंड है, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं है। ए बी आगे क्या आएगा, ए आएगा, उसके आगे क्या आएगा, बी आएगा, फिर बी ए आगे क्या आएगा, बी आएगा, उसके आगे क्या आएगा, ए आएगा, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको मिल रहा है। जितना हम देख रहे हैं उसमें बी चारों तरफ ए से सराउंड है और ए चारों तरफ बी से सराउंड है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट एक गिवन स्पेस में मिलता है, एक लॉन्ग रेंज में मिलता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि इसको बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत तो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज व्हिच हैव द रेगुलर ज्योमेट्री, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी बात आई कि फिर अमॉर्फस सॉलिड की क्या बात आती है भाई। अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यार ए के बाद बी है, बी के बाद फिर से बी आ जाए, अब बी के बाद फिर से ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। यहां पे बी हो गया, यहां पे ए हो गया, यहां पे ए हो गया, यहां पे बी हो गया, यहां पे बी हो गया, यहां पे ए, फिर ए, फिर ए, फिर यहां पे बी हुआ, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे ए हो गया, मतलब जिगजैग ऑर्डर, कोई रेगुलर ऑर्डर हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, कुछ भी कहीं भी मिल जा रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी मिल रहा था तो आपने तुरंत बोल दिया था कि सर क्रिस्टलाइन है, कुछ भी ऑर्डर मिल जा रहा है। ठीक है ना, हमको लिखा ए बी, एक्सपेक्टेशन हुई कि अब ए आना चाहिए, फिर क्या मिल गया, बी मिल गया, फिर क्या मिल गया हमको, बी मिल गया, बी के बाद ए के बाद फिर से हमारे पास आना चाहिए था बी, फिर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, मतलब ऑर्डर कहीं से भी रेगुलर नहीं है। तो जब रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। शॉर्ट रेंज तक बी के बाद ए आया,
अब ए के बाद बी आना चाहिए था ना, तभी तो हम लोग बोलते कि एक पैटर्न रेगुलर है, नहीं है, ए के बाद फिर ए आ गया। तो ऐसी कंडीशन जहां पे होती है आप उसको क्या बोलते हो बच्चे, एमाफस सॉलिड। जहां पे एक रेगुलरली अरेंजमेंट होता है उसे आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने बोला क्या इनके पास क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनके पास एक डेफिनेट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। तो हर एक सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट होती है। अब हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू डेफिनेट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी एक डेफिनेट रेंज पे होगा, उनके पास एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा जिसपे सॉलिड आपका मेल्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पे जब हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं बच्चों, मान लो फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग एक हीटिंग कर्व बनाते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट को रखता है। तो देखो, ये हो गया आपके पास टेम्परेचर और ये हो गया आपका सॉलिड। बात समझ में आती है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर जाएगा, मतलब जिस कंडीशन पे इस जगह पे क्या था, सॉलिड था, अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एक रेंज आई, ये रेंज, एक शार्प पॉइंट आ गया जहां पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा प्लस लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा। और इसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज इस टेम्परेचर पे तो आपने सॉलिड को मेल्ट करना शुरू कर लिया, ठीक है ना। जैसे हमको मिल गया कि यार आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, हमने कह दिया 1600 केल्विन है, यानी 1600 केल्विन के रेंज में आपका आयरन मेल्ट करेगा। जब तक वो कंप्लीट मेल्ट नहीं कर जाता तब तक उसके टेम्परेचर का रेंज कितना रहेगा, 1600 केल्विन। उसके बाद जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो किसके लिए रहेगा, लिक्विड के लिए। इसका मतलब जहां पे ब्रेक पॉइंट मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जहां पे ब्रेक पॉइंट मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन। अगर मुझे इसी के लिए तो हीटिंग कर्व है, अगर मुझे इसी के लिए कूलिंग कर्व बनाना हो, तो इसी के लिए कूलिंग कर्व फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे बेटे, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, कूलिंग कर्व बनाना है तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर और ये क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है ना। तो टेम्परेचर और सॉलिड के केस में टेम्परेचर पहले घटाया तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ेगा, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे दोनों एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। और फिर क्या होगा, जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, सॉलिड होगा। मतलब एक डेफिनेट रेंज तक आप लेके आए तो उसका कूलिंग स्टार्ट हुआ, उस पूरी रेंज में कूलिंग कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जब आप लेके चले तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सॉलिड। इसका मतलब जहां पे ब्रेक पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। जिसमें ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, मैंने आपको बोल रखा है बच्चे, मैंने आपको बोल रखा है कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये पूरी रेंज में मेल्ट करते हैं। अभी इसके लिए क्या बात करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या बात करते हैं, इसको बना लेंगे ना। ये किसके लिए हो गया, हीटिंग कर्व, ये क्या हो गया, कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व टेम्परेचर पहले बढ़ा रहे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। एक मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया आपके पास, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगा, और जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर कंटिन्यू है। अब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो फिर से जब आप टेम्परेचर बढ़ाए इसके कन्वर्जन के बाद, तो वो टेम्परेचर किसके लिए बढ़ेगा, लिक्विड के लिए बढ़ेगा, ठीक है ना, हो जाएगा। अभी आपने बोल दिया कि यार हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बात कर लेते हैं इसी पॉइंट में, किसके लिए, फॉर एमाफस सॉलिड। तो क्या बोलना है हमको, फॉर एमाफस सॉलिड। देन अब जब हम लोग एमाफस सॉलिड की बात करेंगे बच्चे,
तो हमको एक बात बोलना है कि एमार्फस सॉलिड में जो बोलना है, मान लो एमार्फस सॉलिड के लिए हमको हीटिंग कर्व लेके चलना है, हीटिंग कर्व। तो एमार्फस सॉलिड के लिए हीटिंग कर्व देखो क्या हुआ, ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया सॉलिड, ठीक, कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे लगभग, ठीक है ना। मान लो ये 27 यानी कि 300 केल्विन है और ये 127 यानी कि 500 केल्विन है। तो इसके जो मेल्ट करने का रेंज होगा ना, वो देखो मैंने एक बात बोल रखा है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब पूरी रेंज के बीच में मेल्ट करेगा, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं, दैट्स वाई कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। ये क्वालिटी किसकी हो गई, एमार्फस की। अगर आप इनकी कूलिंग कर्व लेके चलोगे, कूलिंग कर्व लेके चलोगे तो क्या बोलोगे, कूलिंग कर्व लेके चलोगे तो क्या बोलोगे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऐसे कुछ ऐसे, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं मिल रहा, पूरे इंटायर रेंज में कूल करेगा। टेम्परेचर हो गया और क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो एक आपके पास क्या हो गया बेटा, हीटिंग कर्व, और एक क्या हो गया आपके पास, कूलिंग कर्व। पूरे इंटायर रेंज में मिलेगा, पूरे इंटायर रेंज में हीट करेगा या कूल करेगा, एक डेफिनेट रेंज में कूल करेगा तो किस लाइन, पूरा इंटायर रेंज लेके चलता है तो क्या, एमार्फस, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अभी आपने बोल दिया दे अंडरगो द क्लीन क्लीवेज, मतलब ये क्वालिटी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अगर हम उनको कट करते हैं तो हमको स्मूथ सर्फेसेस मिलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने पर कैसा सरफेस ऑब्टेन होगा, स्मूथ, जबकि हम एमार्फस सॉलिड को कट करेंगे तो सरफेस रफ होता है। इसका मतलब एमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी। कट करने पर स्मूथ सरफेस मिल रहा है तो कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन। कट करने पर रफ सरफेस मिलेगा तो कौन सा सॉलिड, एमार्फस। पक्का है ना। अभी आपने बोल दिया कि यार जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। अच्छा, ट्रू सॉलिड का मतलब क्या हो भैया, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम वहां पे लगाते हैं तो हम उनके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा एमार्फस सॉलिड होता है, दे आर स्यूडो सॉलिड, दे आर ऑल्सो सेड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम लोग इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। बक्का। अच्छा, सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या हुआ, जैसे हम लोग ना एक नया घर बन रहा है, उसमें खिड़कियों में लगा लिया कांच। अब जब उसमें कांच लगाए ना तो उसका पूरा मेजरमेंट देखा, ऊपर नीचे सारे डायमेंशंस देखे तो पता चला ऊपर वाली थिकनेस भी 1 सेंटीमीटर में है और नीचे भी मान लो 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, थोड़े समय के बाद, अब वो थोड़ा समय 2-4-10 दिन नहीं, महीने भर नहीं, 10 साल 15 साल के बाद हम जब उनकी थिकनेस को मेजर करते हैं ना तो पता चलता है कि बॉटम वाला पार्ट थिक हो गया और अपर पार्ट क्या रहता है, थिन रहता है। बॉटम पार्ट थिक हो गया और अपर पार्ट क्या रहेगा बेटे, थिन रहेगा। इसका मतलब हो रहा है कि ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली, ग्लास के पास धीरे 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 फ्लो करने की टेंडेंसी होती। बिकॉज ऑफ ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली, तो ग्लास के पास धीरे धीरे फ्लो करने की टेंडेंसी है। और अगर फ्लो करने की टेंडेंसी तो ट्रू सॉलिड का बिहेवियर नहीं होता, बिकॉज ट्रू सॉलिड तो रिजिड है। दैट्स वाई दे आर सेड टू बी स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है, NaCl, KCl, कॉपर, जिंक, डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, बहुत सारे एग्जाम्पल। और यहां पे आपके पास हो गया ग्लास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। ठीक है ना। अभी एक बात याद करना, अभी एक बात आप याद कर लो यहां पे। मान लो तुमसे कोई बोलता है कि यार हमको कन्वर्ट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस सॉलिड में, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या हो, डेफिनिट अरेंजमेंट। एमार्फस का मतलब हो गया जिसके पास अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होगा। आपने बोला कि यार क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मेल्ट, देन रैंडम कूलिंग। इसको ध्यान देना बेटे, पहले मेल्ट करेंगे फिर रैंडम कूलिंग करेंगे। मेल्ट किया और अचानक से ठंडा कर दिया। जब आप रैंडम कूलिंग करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है एमार्फस।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? अगर हमको एमाफस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मेल्ट करेंगे, देन क्या करेंगे बेटे? स्लो कूलिंग करेंगे। रैंडम कूलिंग मॉलिक्यूल डिसऑर्डर, स्लो कूलिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप मॉलिक्यूल को सेट होने का प्रॉपर टाइम दे रहे हो। प्रॉपरली सेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसका बिहेव करेगा? क्रिस्टलाइन का। रैंडमली सेट हो रहा है तो किसका बिहेव करेगा? एमाफस का। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। अभी हमारे पास बात आ गई, ये जो होता है ना रैंडम कूलिंग, इसको बोलते हैं टैंपरिंग, और जो धीरे धीरे कूलिंग करते हैं ना इसको बोलते हैं एनिलिंग। रैंडम को क्या बोलते हैं? टैंपरिंग, और धीरे धीरे को क्या बोलते हैं? एनिलिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब जब ये बात भी हमारे पास हो जाती है बेटे, तो हमको एक और कॉन्सेप्ट लेके चलना है। एक कॉन्सेप्ट ये भी बताना है हमको। मैंने एक बात बोला है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। आपसे किसी ने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रॉपी? मीनिंग क्या है एनाइसोट्रॉपी की? पक्का ना? तो आपको बोलना है एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड आर दोज इन विच व्हेन वी डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, like thermal conductivity, like electrical conductivity from the different direction, we get the different value. अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अगर हमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट मिलती है, अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अगर हमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट मिलती है, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं? तब हम लोग उसे एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और अगर सेम मिलेगी तो क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक। डेफिनेशन आप लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या बोला? एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड आर दोज which have different value of physical properties from different direction. Different value of physical properties from different direction. It is due to long range order of their molecule. ठीक है ना। Anisotropic solid are those solid which have different value of physical properties from different direction. अलग अलग डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपिक। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। पक्का ना। अभी इसका क्या मतलब हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? लाइक आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप बोल सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर डिफरेंट एज्यूम होती हैं, तब आप उसे क्या बोलोगे बेटे? आप उसे बोलोगे एनाइसोट्रॉपिक। किसका बिहेवियर है? क्रिस्टलाइन का। और अगर सेम मिलती है तो क्या बोलोगे? आइसोट्रॉपिक। किसका बिहेवियर है? एमाफस का। अच्छा, क्रिस्टलाइन क्यों एनाइसोट्रॉपिक? बिकॉज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ऑब्वियस सी बात है एमाफस क्यों आइसोट्रॉपिक? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज। और जरा इसको भी समझ लिया जाए, इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा इधर, इस टॉपिक को देखिए। आपने बोल दिया कि मान लो ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अरेंजमेंट में क्या दिख रहा है हमको? यार ए बी
ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी बी ए बी ए। पक्का? हमारे पास दो डायरेक्शन हो रही है, एक ये गए और एक ये गए, ठीक? एक इधर जा रहे हैं और एक इधर जा रहे हैं। अभी आप देखो आपको वैल्यू डिफरेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप ऐसे जा रहे हो तो क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। आप इधर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, बी ए, आगे क्या मिलेगा, बी मिलेगा, उसके आगे ए, फिर उसके आगे बी, यहाँ पे ए, इसके आगे क्या, ए ही मिलेगा। पक्का ना? तो यार आपको क्या दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टिकल्स डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टिकल्स डिफरेंट है। भैया पार्टिकल्स डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट होंगी। बोलो बोलो, पार्टिकल डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी कि नहीं? देखो मुस्कुराते रहो, बोल नहीं रहे हो कुछ, तुम लोग का मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस समय रात को बज रहे हैं कितने, 11, और मैं बजा रहा हूं आपके लिए सॉलिड स्टेट का वीडियो, ठीक है ना। तो इसलिए मुस्कुराते रहिए। बी ए कंटिन्यू, ए कंटिन्यू। तो पार्टिकल्स अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी भाई। दैट इज द रीजन, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने की वजह से जब हम लोग चलते हैं अरेंजमेंट डिफरेंट मिलता है, ये मिल रहा है, पार्टिकल्स डिफरेंट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक। अभी आपने बोल दिया कि अगर यही चीज हमारे पास किस में हो जाती, यही चीज हमारे पास एमाफस में हो जाती तो क्या हो जाता भैया, ए बी मान लो यहाँ पे बी होता, यहाँ भी बी होता, बी ए मान लो यहाँ पे ए होता, यहाँ पे ए ही है या फिर बी है, कुछ भी है, यहाँ पे भी वैसे ही कंडीशन, यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए टाइप, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको कुछ पैटर्न पता नहीं है, बी ए बी, आगे क्या पता नहीं, आगे क्या पता नहीं, बी ए बी, ठीक है ना, यहां से चल रहे हैं बी ए बी, ठीक। इसको मान लो हमने ए कर लिया है पैटर्न को सेट करने के लिए, तो ए आगे क्या पता नहीं। तो पैटर्न जब डेफिनेट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन पे जब हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, पार्टिकल सिमिलर मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक समझा लेंगे। वाई द ओल्ड विंडो पैन्स बिकम्स मिल्की थिक एट द बॉटम समझा लेंगे, बिकॉज दे आर सुपर कूल लिक्विड। अच्छा, मिल्की वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी एक बात है कि यार हमको क्या मिलता है कि जो पुरानी खिड़कियों के कांच होते हैं ना उनका पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब तुम बोलोगे यार अभी अजीब आदमी, अभी तो बता रहे थे कि अमाफस है, बता रहे पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन। भैया हो सकता है ना, बिकॉज थोड़ी दूर के लिए क्रिस्टलाइन का बिहेवियर करता है कि नहीं करता है भाई। बी ए फिर आगे बी नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ी दूर के लिए क्रिस्टलाइन जैसा अरेंजमेंट लेके शुरुआत करता है शॉर्ट रेंज तक, तो उस पर्टिकुलर रेंज में इनका क्या होता है, लॉन्ग टाइम पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। दैट इज द रीजन द ओल्ड विंडो पैन्स बिकम्स मिल्की। बाकी आपके पास तो है बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दैट्स व्हाई द बॉटम बिकम्स थिक एंड टॉप बिकम्स द थिन। पक्का ना? ये सब पुरानी बात है, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रिवाइज करा दें। रेगुलर ज्योमेट्री हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, एनाइसोट्रॉपिक हो, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो और क्लीवेज प्रॉपर्टी। रेगुलर ज्योमेट्री हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, रेगुलर ज्योमेट्री हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो, रेगुलर ज्योमेट्री हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो और क्लीवेज प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। एनाइसोट्रॉपिक हो, कौन है, क्रिस्टलाइन, और जो ये सब ना हो अमाफस, उल्टा, है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का छाप लोगे, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करिए भाई, मिटा दें, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, एक और बात करना था यार, एक होता है क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक। जनरली तो हम लोग जब ऐसे लिखते हैं ना तो बोलते हैं कि यार क्वार्ट्ज किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन का। क्वार्ट्ज ग्लास किसका एग्जाम्पल है, एमाफस का। हम जनरली क्वार्ट्ज को भी एमाफस ही कंसीडर करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि यार आपको क्वेश्चन मिल गया कि विच आर द फॉलोइंग इज एमाफस सॉलिड, आपको मिल गया NaCl, आपको मिल गया Zn, आपको मिल गया डायमंड और आपको मिल गया क्या
आपको मिल गया क्वार्ट्ज, तब आप किसको मार के आओगे? क्वार्ट्ज को। हम जनरली क्वार्ट्ज को एमाफस ही कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ पैटर्न इसका लगभग वैसे ही होगा। लेकिन अगर हमें एकदम डेफिनेटली डिस्टिंग्विश करना है क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास में, तो लड़ाई नहीं है। क्वार्ट्ज क्या होता है बच्चे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है? एमाफस सॉलिड। इसको ध्यान देना, कई बच्चे किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं आपने बताया था क्वार्ट्ज एमाफस। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा जनरल अगर हमसे बोल दिया गया सारे हमारे पास कौन से लिखे हुए हैं क्रिस्टलाइन के, और हमें एक क्वार्ट्ज मिल गया तो हम उसको एमाफस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों ही ऑप्शन में है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका क्वार्ट्ज ग्लास होगा। पक्का इसको ध्यान दिए रहना, एक क्वेश्चन के तौर पे है। एग्जांपल तो क्वार्ट्ज को हम लोग लेके चलते हैं क्रिस्टलाइन में ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपके पास जब ये बात आ गई बेटे, तो फिर हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए, मिटा दें, मिटाएं, मिटा दें बच्चों। ठीक है क्लास, अगला टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एमाफस सॉलिड के बाद दूसरी बात हमको बोलना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है ना, 4 टाइप का होता है। और ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? इधर देखिएगा, 1 2 3 एंड 4। पहला हो जाता है बेटे आयोनिक सॉलिड, दूसरा हो जाता है कोवैलेंट ऑब्लिक नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना, तीसरा हो जाता है आपके पास मेटालिक सॉलिड, और चौथा हो जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है। आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बोले तो किससे मिलके ये बने होंगे? तो आयनिक सॉलिड तो ऑब्वियस सी बात है आयन से मिलके बने होंगे, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है एटम से मिलके बनेगा। मेटालिक सॉलिड है तो मेटल रहेगा और मेटल में 2 पार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ मेटल जिसको हम लोग कर्नल भी बोलते हैं, KERNEL, ठीक है ना। तो इसके बाद आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होगा बच्चे? मॉलिक्यूल्स। कौन किससे मिलके बन रहा है उसके बारे में हमको बात करना है। आयनिक सॉलिड किससे मिलके बने होते हैं बेटे? आयन से मिलके बने होते हैं। मेटालिक सॉलिड किससे बने होते हैं? मेटल से मिलके बने होंगे। कोवैलेंट सॉलिड किससे बनेंगे? एटम से बनेंगे। और आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बन जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या बोलने चल रहे हो? आपने बोल दिया कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने क्या बोल दिया कि यार आयनिक सॉलिड के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो होता है कूलम्बिक फोर्स, जिसको आप प्यार से कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स है, प्यार से आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने कह दिया कि यार इसको कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते थे। दूसरा हो जाता है आपके पास कोवैलेंट में कौन सा फोर्स होगा? ऑब्वियस सी बात है कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मेटालिक वाले में ऑब्वियस सी बात है मेटालिक बॉन्डिंग होगी, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पक्का। और यहां पे जब हम लोग बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा होगा? वैन डर वाल फोर्स,
दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटे? वैन डर वाल फोर्स लगता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा? वैन डर वाल फोर्स आपके पास हो जाता है, ठीक है ना। अभी आपके पास बात आ गई तो बोला गया यार कंडक्टिविटी की, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी में आपने क्या बोल दिया? ये तो बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर कह सकते हैं, इंसुलेटर ऑब्लिक इनको कह सकते हैं बैड कंडक्टर। मतलब ये किसी भी कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है ना। मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये मेटल की सारी प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक है ना। कोवैलेंट सॉलिड कैसे होते हैं? इंसुलेटर यानी कि ये भी बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट क्या बेटा? एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। बिकॉज आपको सबको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है हमारा ना, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक प्लेन में जिसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है बच्चे? कंडक्टर का काम करता है। ग्रेफाइट इसीलिए सॉफ्ट भी होता है, लुब्रिकेटिंग भी होता है, जबकि डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है। अच्छा, इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला गया? नेटवर्क सॉलिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ आपने कभी डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा, ग्रेफाइट का भी देखा होगा। एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना, फिर उसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ गया उसी में। डायमंड में क्या हुआ? डायमंड में एक कार्बन टेट्रावैलेंट आया, ऐसे 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 जुड़ा, फिर ये वाला कार्बन आगे कोई भी, हर कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखाता है, मतलब अपने आप को ब्रांच करता है, इसलिए उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बात आ गई इनकी कंडक्टिविटी भैया आयनिक सॉलिड के लिए क्या हुआ? तो आपने बोल दिया कि आयनिक सॉलिड की कंडक्टिविटी को अगर हम लेके चलेंगे तो एक बात बोलेंगे, आयनिक सॉलिड की कंडक्टिविटी में क्या बोलना है कि यार गुड कंडक्टर इन लिक्विड एक्वस, आप बोल सकते हो एक्वस और मॉल्टेन स्टेट, बट बैड इन सॉलिड स्टेट। इसको ध्यान देना, जब हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये गुड कंडक्टर होते हैं किसमें बेटे? एक्वस और मॉल्टेन स्टेट में। बट ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर टाइटली पैक्ड। एक्वस मीडियम में क्या था? एक्वस मीडियम में था कि आयंस आर फ्री टू मूव, बट जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयंस आर टाइटली पैक्ड। अगर आयंस फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। पक्का? तो बैड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस और मॉल्टेन स्टेट। क्लियर? ओके बच्चे, हो गया। अभी बात हो गई यार, एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ। आपने बोल दिया आयनिक सॉलिड की बात करने चल रहे हैं। किसी भी सॉलिड की बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आ जाए कि किसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होगा। आयनिक है तो आयनिक होगा, कोवेलेंट है तो एटम होगा, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल होगा, और मेटालिक है तो मेटल होगा। मेटल को कैटेगराइज कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। अभी आपने बोल दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक, कोवेलेंट फोर्स मेटालिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। आपने बोल दिया है कंडक्टिविटी क्या होगा? सॉलिड है, अगर आयनिक सॉलिड है तो क्या होगा? गुड कंडक्टर इन द एक्वस और मॉल्टेन स्टेट बट बैड कंडक्टर इन द सॉलिड बिकॉज ऑफ इन सॉलिड स्टेट आयंस आर टाइटली पैक्ड। आपने बोल दिया है कोवेलेंट में इंसुलेटर ही होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट कैसा होता है? कंडक्टर होता है, ठीक है ना। अब आपने बोल दिया मेटालिक सॉलिड हर स्टेट में, एक्वस और मॉल्टेन सारे स्टेट में आपके पास, सॉलिड स्टेट में सब में गुड कंडक्टर होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड हर स्टेट में आपके पास कैसा होगा? इंसुलेटर होगा, यानी कि बैड कंडक्टर। अभी एक दो पॉइंट्स और होते हैं कि जब हम इनको लेके चलेंगे तो हमारे पास एक बात आई यार, हमारे पास बात आई कि जब हम इन सॉलिड को देखते हैं तो अगर हमसे कोई बात करता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे? इसका हाई है। कोवैलेंट सॉलिड के लिए चलेंगे तो वेरी हाई है बिकॉज नेटवर्क फॉर्म करता है, ज़ाइन फॉर्म में रहता है। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? फेयरली हाई है, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो होता है, अभी बताते हैं आपको।
और आपने बोल दिया कि यार फिजिकल स्टेट, एक चीजें भी आपको देखना है, अगर हम इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये कैसा होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, ये तो हार्ड ही होगा, एक्सेप्ट वही जो भी बताया था ग्रेफाइट विच इज सॉफ्ट। ठीक है ना। अब आपने बोल दिया कि इसके बाद और क्या है, मेटालिक सॉलिड, हार्ड बट मैलिएबल एंड क्या बेटा, डक्टाइल। हार्ड होगा लेकिन उसके साथ मैलिएबल और क्या होगा, डक्टाइल होगा। और ये कैसे होते हैं बेटे, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना। आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, आपने एग्जाम्पल दे दिया NaCl, आपने एग्जाम्पल दे दिया KCl, आपने बोल दिया ZnSO4 एटसेट्रा। कोवैलेंट सॉलिड में चले तो आपने कहा डायमंड होगा एग्जाम्पल, सर ग्रेफाइट भी हो जाएगा, सर SiC भी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, SiC। ठीक है। आपने बोल दिया है मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो मेटालिक सॉलिड में मेटल आ जाएगा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है ना, प्लैटिनम हो गया, आयरन हो गया, ये सब के इसमें आ जाएंगे मेटालिक सॉलिड में। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास कई टाइप के एग्जांपल आते हैं, H2, Cl2, हीलियम, वाटर, अमोनिया। ठीक है, वाटर, अमोनिया, आपके पास ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं, CO2, SO2 एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसके में आ जाएंगे बेटे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में आते हैं। कोई टेंशन तो नहीं आता, ये सारे एग्जांपल किसके फॉर्म में आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करिए इसको। नोट कर लिया बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ। एक और बात यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यार मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को वैन डर वाल्स फोर्स है ना, तो इसको फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको फिर से डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में, एक नॉन पोलर, एक हो जाएगा पोलर, और एक कौन सा हो जाएगा बेटे, H बॉन्डेड। ठीक है। नॉन पोलर में कौन सा फोर्स, लंडन और डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है ना, लंडन और डिस्पर्जन फोर्स हो जाएगा। पोलर में कौन सा फोर्स हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्लास 11th में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, सॉरी गैस लिक्विड स्टेट में, जो गैसेस और लिक्विड स्टेट चैप्टर था वहां पे था। H बॉन्डेड में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ना किसके किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दीज आर फोन। फोन में आपके पास क्या क्या हो जाएगा, फोन में आपके पास हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। अब आपने कहा कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ भैया, नॉन पोलर, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट 0। जैसे आपके पास या तो कोई एलिमेंटल स्टेट हो, नोबल गैसेस हो, आर्गन हो गया, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म हो, I2 हो गया, Cl2 हो गया, या फिर CO2 हो गया, ऐसे कुछ भी एक्सेट्रा। ये सब किस में जाएंगे बेटे, ये सब जाएंगे नॉन पोलर में। और अगर बात होती है पोलर की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रखता है ना पोलर, तो अगर आप पोलर की बात कर रहे हो तो आपने कह दिया सर पोलर में हो गया HCl, सर सॉलिड SO2। इन सब में HCl को जरा बना के देखो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोलर हो गया कि नहीं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां पे है। और H बॉन्डिंग आपके पास किसके पास हो जाएगी, वाटर में हो जाती है, अमोनिया में भी हो जाती है। ठीक है ना, आपको एथिल अल्कोहल मिल जाता है, ROH में भी हो सकती है। ठीक है, आपको CH2OH ऑब्लिक CH2H ग्लाइकॉल, इन सब में आपको क्या मिल सकता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड, आइस का फॉर्मेशन, ये जो जाएगा ये किसके फॉर्म में जाएगा, आइस के फॉर्म में। आइस किस में जाता है, सॉलिड में। और अगर आपसे बोला जाता है कि इन तीनों को अगर हम लेके चलते, नॉन पोलर और पोलर और किस में, हाइड्रोजन बॉन्ड में, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप बोलोगे H बॉन्ड।
उसके बाद पोलर, उसके बाद किसका, नॉन पोलर। सबसे ज्यादा H बॉन्ड, उसके बाद पोलर, उसके बाद किसका, नॉन पोलर। पक्का ना? ये कैसा होता है, ये तो पक्का सॉफ्ट ही हो सकता है, ये भी सॉफ्ट होता है, ये समटाइम्स हार्ड हो जाते हैं। पक्का ना? लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स किस में ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में, उसके बाद पोलर में, उसके बाद किस में, नॉन पोलर में। ठीक है, ये कंटेंट आपके पास हो गया जब आपने इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर लिया है। सॉलिड कितने टाइप की, आपने बोला 2 टाइप का, कौन कौन सा क्रिस्टलाइन है, वापस आपने उसको डिस्टिंग्विश कर लिया। देन आफ्टर आपने बोल दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप, 4 टाइप हो गए। कौन कौन से बच्चे, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड व्हाट, कोवेलेंट सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लेंगे, आयनिक का आयन है, कोवेलेंट है तो एटम में, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल है, और अगर मेटालिक है तो मेटल रहेगा। पक्का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवेलेंट में कोवेलेंट फोर्स, मेटालिक में मेटालिक फोर्स, और मॉलिक्यूलर में वैन डर वाल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे लग रहा है कि यार आयनिक वाला हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, मेटालिक वाला हार्ड है लेकिन मेलेबल डक्टाइल है, कोवेलेंट हार्ड ही है। ठीक है ना, डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस हो जाता है। और फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की। सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट का होगा, उससे कम किसका होगा, आयनिक का होगा, मॉडरेट में किसके पास है, मेटालिक में है, और सबसे कम किस में हो जाएगा बेटे, मॉलिक्यूलर में। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसके पास है तो बात होनी चाहिए कि आयनिक वाले सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो। तो अब इससे बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है कोवेलेंट से, बट ये नेटवर्क बनाते हैं भैया। नेटवर्क हो गया तो अपने आप को ब्रांच कर लिया, एक तो अपोजिटली चार्ज है और एक ब्रांच, तो अब इससी बात है ब्रांच वाले के पास इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रुप में इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है। ठीक है, इतना कर ही लेंगे आप लोग, इतना कर लीजिए। थ्योरी टॉपिक था, यहां तक का टॉपिक आसान सा था, जरूर इसको देखिए। अब तक हम लोग थोड़ा सा गैप कर रहे थे, आगे से कंटिन्यू रहेंगे, रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगे। और फिर हमारे पास अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जब हम लोग लेके चलेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, तब तक आप इसको लोग देखें, अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।